आप सभी सब्सक्राइबर जितने भी लोग स्ट्रेट लाइन को पिछले 4 साल से लगातार देख रहे हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप इसी तरीके से स्ट्रेट लाइन को लाइक करते रहेंगे। हम अपने जर्नलिज्म का ना अंदाज बदलेंगे, ना अपने जर्नलिज्म करने का तरीका बदलेंगे, ना हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता है कि कौन कितना हमें देखता है और कौन हमें नहीं देखता है। आज ये YouTube का सिल्वर बटन आया है। इस सिल्वर बटन के लिए पूरी टीम स्ट्रेट लाइन को बहुत बहुत मुबारकबाद। और हमारे साथ हमारी एडिटर इन चीफ हैं पल्लवी सरीन। इन्होंने अब थोड़ी ही देर के बाद PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को ज्वाइन करना है एज अ कॉरेस्पॉन्डेंट। तो यूं कहिए कि इनकी स्ट्रेट लाइन से विदाई से पहले ये सिल्वर बटन हमें मिला है। तो चूंकि ये एडिटर इन चीफ हैं और इस स्ट्रेट लाइन के बनने में इनका एक बहुत अहम और बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। बहुत सारे और भी लोग जो हमारे साथ जुड़े स्ट्रेट लाइन के साथ, वो बाद में जुड़े, लेकिन सबसे पहले स्ट्रेट लाइन के साथ जो शख्स जुड़ा था उसका नाम पल्लवी सरीन है। और उसके मेरे साथ मेरे सीनियर साथी कश्मीर टाइम्स से सुरेंद्र सागर जी हैं। ये भी बहुत खुश हैं इस बात से। तो ये स्ट्रेट YouTube की तरफ से सिल्वर बटन आया है। मैं गुजारिश करूंगा पल्लवी जी से कि इसको अनवील करें ताकि आप लोगों के साथ हम सिल्वर बटन शेयर करें, फिर यही बताएंगे कि सिल्वर बटन होता क्या है। ओके फाइन, ये है, ये मैं थोड़ा सा पकड़ लेता हूँ। ये YouTube की तरफ से चिट्ठी है, जिस चिट्ठी में यही लिखा हुआ है कि भाई आपके फैंस आपको ढूंढ रहे थे YouTube पे और आपका नंबर जो है सब्सक्राइबर का वो बढ़ता गया। 1 लाख सब्सक्राइबर जब आपने क्रॉस कर लिया तो उसके बाद जाकर ये माइलस्टोन जो है वो मिलता है। और एसेंशियली दिस इज द सिल्वर बटन जिसमें लिखा हुआ है द स्ट्रेट लाइन। और ये सिल्वर बटन जो है इट इज नोन एज अ क्रिएटर्स अवार्ड, कि आप क्रिएट कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। उसी का नतीजा है कि आपने जब 1 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस किया तो जाकर आपको ये एक तोहफे के तौर पर जो है ये क्रिएटर अवार्ड मिलता है। ये सिल्वर बटन अब हमारे ऑफिस में लगाया जाएगा। लेकिन सिग्निफिकेंट बात इसमें यह है कि 1 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस करने के बाद ये सिल्वर बटन मिलता है। हमारे YouTube पे 3 लाख क्रॉस कर चुके हैं। अब जाकर लगता है US से शिपिंग में थोड़ा टाइम लग गया और अब जाकर जो है ये सिल्वर बटन आ चुका है। सागर सर जी आप भी थोड़ा सा हाथ, तो ये सिल्वर बटन है। हालांकि सर ने तो मुझे पूरा क्रेडिट दिया है, बट मैं कहूंगी मेजॉरिटी क्रेडिट जो है वो सर को जाता है, क्योंकि जितनी मेहनत ये करते हैं, जितनी स्टोरीज ये ढूंढते हैं, करते हैं, जितना काम ये डेली करते हैं, उतना हम सारी बाकी टीम मिलाकर कर पाती है मुश्किल से। तो उसमें अगर स्ट्रेट लाइन शुरू करने में किसी की सोच थी, किसी का हाथ था, तो भी जुनैद सर हैं। और उसके बाद जो अभी हमारी टीम है, चाहे वो सागर सर है, चाहे वो आंचल है, चाहे वो प्रज्ञा है, चाहे वो बाकी सभी लोग हैं, रईस है हमारे साथ जुड़ा हुआ है, आमिर है जो और आजाद राहत रजौरी से, आजाद राहत अभी रजौरी से, और बहुत सारी टीम जो हमारे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग एरिया से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। निदा सादिक है श्रीनगर से, वो हमारे साथ काम कर रही है। उन सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो अभी हमारे साथ काम कर रहे हैं, जिन्होंने रिसेंटली चाहे ज्वाइन किया है या जिन्हें 1 साल 1.5 साल हो चुका है। लुकिंग एट यू आंचल, तो उन सबका भी बहुत आपको दिखा देते हैं। हाँ, ये आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं इन्नी खुश है कि आज मैं मौन व्रत रख लिया है क्योंकि सानू सिल्वर बटन मिल गया। जिस वेले सर ने दस्या कि सिल्वर बटन मिल गया, पहले तो मैंने पता ही नहीं सी कि सिल्वर बटन होता है। फिर सर ने पूरा गूगल किया, फिर दस्या हाँ एक क्रिएटर अवार्ड है सानू मिल गया। मैं क्या सर मतलब ठीक है ना, कोई खुशखबरी दी गल है ना? सर कहते आहो खुशखबरी दी गल है। सागर सर तुंदे हवाले? हाँ माड़े हवाले ते होना बड़ी अच्छी खबर है और बड़ा अच्छा लगा करता है कि जेड़ा तुस कम करदे हो ना, जिस वेले उस कम्मा गी रिकोगनाइज किया जाता है, ठीक है, उस वेले हमेशा भाई जेड़ा कम करने वाली टीम होंदी है और इहदे च सबने कोला जेड़ा मता योगदान है वो जुनैद हाशमी दा। मिगी लगदा कि 24 घंटे ये जेड़ा लगातार कम करता रहा, खबरां कुत्थों कुत्थों तुप्पी आउंदा है, कुत्थों कुत्थों तुप्पियै कड्ढदा है, ये इहदा गै कमाल है। कि जिथे भी कुदै जाचै, बाहर जाचै, इधर जाचै, ये गड्डी भी चला दा हुंदा ते एहदा हत्थ जेह्ड़ा मोबाइल उप्पर गै हुंदा है या फोन उप्पर हुंदा है। बाकी ये है भाई फोन उस वेले सुनदा जिस वेले गड्डी एक साइड उपर लाइए, ये नहीं आखना भाई गड्डी चलांदे गै मोबाइल देखा करदा है।
लेकिन कई बार की होंगे कि मोबाइल अस भी दिखा दे होंगे भाई ये खबर आवा दी साइड उपर करिए तो कर लो, लेकिन ये है कि इसका पूरा जो क्रेडिट है वो जुनेद हाशमी की, मैं तो आखूँ जुनेद हाशमी जाता, बाकी वाले तो चलो थोड़ा थोड़ा करते ना, इन्ना तो नहीं करते, लेकिन ये है कि पूरा श्रेय जोड़ा है जुनेद हाशमी जाता है। बिल्कुल। एक सिल्वर बटन आज आया है तो मेरे लिए बड़ा इमोशनल मोमेंट है, क्योंकि 2018 तक मैं जेके मीडिया में काम कर रहा था और मुझसे बहुत सारे लोग, बड़े सारे जो नए बच्चे हैं, बड़ी बार फ़ोन करके ये कहते हैं कि आपके साथ बातचीत करनी है, इंटरव्यू करना है, लेकिन मैं अक्सर मना कर देता हूँ, क्योंकि एक पत्रकार के तौर पे मेरा ये मानना है कि कुछ खास अचीव अभी नहीं किया है, मेहनत करते जा रहे हैं और मेहनत करते करते कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो होती जा रही हैं, और अगर अच्छी हैं तो आपको अगर पसंद आ रही हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन 2018 में जब जेके मीडिया में बहुत कुछ सीखने के बाद बाहर निकले तो उस वक़्त समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो एक शख्स जिसका नाम नहीं लूँगा मैं, उन्होंने कहा कि आप अपना कुछ क्यों नहीं करते। तो मैंने कहा भाई मैं एक क्लर्क का बेटा हूँ, एक किराए के मकान में रहता हूँ, तो मैं अपने बारे में तो कुछ सोच नहीं सकता, क्योंकि मेरी सोच और मेरा दिमाग जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक नौकरी ढूंढने तक महदूद है, और मेरा दिमाग इतना ही चलता है कि मुझे इतने 1000 रुपए की नौकरी मिलनी चाहिए ताकि मैं चुपचाप करके नौकरी करूं। मेरी अपनी कोई हैसियत, कोई ताकत इतनी नहीं है कि मैं किसी वेंचर के बारे में सोचूं या कुछ और सोचूं, वो मेरे जहन में नहीं आता। लेकिन उन्होंने कहा कि आप करिए, तो मैंने कहा जी करेंगे तो जरूर, लेकिन टीम कहां से आएगी। तो उसके बाद उन्होंने कहा टीम भी तैयार हो जाएगी। तो उसके बाद मुलाकात सरीन फैमिली से हुई। इनके पिताजी का बहुत बहुत धन्यवाद और इनकी माताजी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने उस समय जब ये 19 साल की थी तो उन्होंने कहा कि आप दोनों मिलकर इसको शुरू कीजिए। एंड आई रिमेंबर व्हेन वी स्टार्टेड स्ट्रेट लाइन, उस टाइम पर मैं ऑलरेडी पहले कश्मीर टाइम्स के साथ इंटर्नशिप कर रही थी, उसके बाद अलग अलग जगहों पे लिखने की कोशिश कर रही थी, तो शौक था जर्नलिज्म करने का, प्लेटफॉर्म की तलाश थी। तो जिस समय आइडिया है कि भाई अपना प्लेटफॉर्म शुरू किया जा सकता है, तो थोड़ा डर इस चीज़ का था कि इट्स अ बिग रिस्क, क्योंकि ऑब्वियसली आप कैमरा पे जब आना शुरू हो जाते हैं, पुटिंग योर रेपुटेशन ऑन द लाइन, और फिर आपको कुछ भी करके मेहनत करके जो है वो सक्सेसफुल होना ही होना है। इट शुड नॉट बी वन ऑफ द फेल्ड प्रोजेक्ट जिसमें आपको लगे कि आपने मेहनत बहुत की लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो जिस टाइम पे शुरू किया था स्ट्रेट लाइन में, बहुत एक्सपेरिमेंट्स भी हमने किए ये इंश्योर करने के लिए कि भाई जो जर्नलिज्म हम करें वो ऐसा लगे कि इसमें कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है, और लोगों को देखने में भी मजा आए, लोगों को सुनने में भी मजा आए, और लोग डिफरेंशिएट कर पाए कि हाँ ये सब कुछ तो जर्नलिज्म में ऑलरेडी हो रहा है लेकिन ये भी हो रहा है। तो देन वी स्टार्टेड। शुरुआत जब की तो सागर सर बैठे हुए हैं, इनके साथ मैंने कश्मीर टाइम्स में शुरुआत की थी। तो जब शुरुआत की तो मुझे आज भी याद है कि जम्मू यूनिवर्सिटी में हम लोग गए। जम्मू यूनिवर्सिटी में उस टाइम सिविल सर्विसेज को लेकर, जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज को लेकर एक प्रोटेस्ट चल रहा था, जेकेपीएससी को लेकर, और मुझे आज भी याद है कि मैंने वहां पर वो लाइव किया और उसके बाद पल्लवी ने एक लाइव किया। वो स्ट्रेट लाइन के पेज पर पहला लाइव था, वहां उस लाइव से हमने शुरुआत की। लेकिन यकीन मानिएगा कि मेरा सारा जर्नलिज्म जो है सड़कों के ऊपर हम लोगों ने किया है। एक गाड़ी में हम लोग निकलते थे और पूरा दिन उसी गाड़ी में घूमते थे, क्योंकि ताकत तो थी नहीं कि कहीं पर कोई एक छोटा सा कमरा ले लें जहां से हम लोग जर्नलिज्म करें। और पल्लवी का घर था और इनके घर का एक ड्राइंग रूम है छोटा सा, उस ड्राइंग रूम से हम लोगों ने शुरुआत की है, और उसी ड्राइंग रूम में हम लोग वीडियोस बनाया करते थे। और उस ड्राइंग रूम में एक डाइनिंग टेबल था। कई बार प्रज्ञा सलोत्रा जब हमारे साथ उसने ज्वाइन किया तो प्रज्ञा को उस डाइनिंग टेबल के ऊपर बिठाना पड़ता था, क्योंकि उसका कद थोड़ा छोटा था, तो उसको उस डाइनिंग टेबल के ऊपर बिठाना पड़ता था वीडियो बनाने के लिए। पीछे स्टैंडीज लगाई होती थी ताकि बैकग्राउंड से किसी को ये ना लगे कि ये स्टूडियो के बाहर शूट किया गया है। तो वो मेकशिफ्ट स्टूडियो हमने बनाया था, और अभी भी अगर आप जाके YouTube के ऊपर हमारी ओल्ड वीडियो सर्च करेंगे तो आपको वो सारी वीडियो से खुद ही समझ आ जाएगा कि यार इस वीडियो की बात की जा रही है, जिसमें पीछे स्टैंडीज लगी हुई हैं, आगे हम जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं, और वीडियो से कहीं ऐसा लग नहीं रहा कि भाई ये डाइनिंग रूम में शूट की गई, ड्राइंग रूम में शूट की गई है, डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ के शूट की हुई है, या कहाँ पे शूट की है। तो कोशिश पूरी यही थी तब भी कि भाई वीडियो क्वालिटी की बने, ऐसा लगे नहीं कि रिसोर्सेज की कमी है, इस वजह से कहीं ना कहीं क्वालिटी में कोई कमी रह रही हो। और
उसके बाद जब हम लोगों का सफर शुरू हुआ, उसमें प्रज्ञा सलोत्रा का एक बड़ा जबरदस्त रोल था, हमेशा रहेगा। प्रज्ञा ने जब हमारे साथ शुरुआत की, सबसे कमाल की बात इन सभी बच्चों के बारे में ये थी कि मैं था और मेरे पास कोई पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, और सिर्फ एक विश्वास और यकीन था पूरी टीम को कि हम एक साथ अगर चलेंगे तो कभी हम स्ट्रेट लाइन को एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। तो वो यकीन था, उस यकीन में श्वेता सप्रू हमारे साथ उसके बाद जुड़ी, पल्लवी कुमारी हमारे साथ जुड़ी, तवलीन कौर हमारे साथ जुड़ी, और उसके अलावा कुछ और लोग बीच में जुड़ते गए। वो थोड़ी देर के लिए आए रहे, काम किया, चले गए, आए रहे, लेकिन सभी का शुक्रिया कि सब लोग हमारे साथ थे। उसके बाद हमने जब काम करना शुरू किया तो डोगरी हमको लॉन्च करना था। प्रज्ञा को बुलाया और महाराजा हरि सिंह की मूर्ति जो महाराजा हरि सिंह पार्क में है, उस पार्क के नीचे उसको लाइव करना था। और ये आज आपको बताऊं कि उस लाइव के लिए प्रज्ञा को एक लाइन ढूंढनी थी कि भाई उस लाइन के लिए क्या बोलूं। तो मैंने कहा जी हम लोग जब उर्दू में बोलते हैं तो हम बोलते हैं आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो मैंने उसको कहा कि फौरन सुरेंद्र सागर जी को फोन करिएगा। तो मैं थोड़ा चाहूंगा कि सागर साहब आपको वो किस्सा सुनाएं कि वहां क्या हुआ। चक्कर यह भाई प्रज्ञा की डोगरी नहीं आती बोलना, तो जुनेद ने मी फोन किया भाई ये एक बच्ची है सागर सर ये डोगरी सीखना चाहती है, तो इसी थोड़े शब्द दसी लियो। मैं कहा कोई गल नहीं। और मैं दसा तुसें कि मैं उसी नां दिखे दा फोन उपर गै उसी डोगरी सिखाई। डोगरी सिखाने के बाद मैं लगभग एक साल के बाद मैं उहदे कन्नै मिलिया, कल्चरल अकैडमी प्रोग्राम आ, तो इ'यां मैं दिखदा, लेकिन उसी भी नहीं पता भाई ये सागर सर न। उत्थे मिलिया मैं उहदे नाल, फिर उन्हें पूछा मिगी भाई केह् बोलना, उन्हें कुदै भी कोई साहित्यकार कन्नै गल करनी या फिर जेह्दे कन्नै गल करनी पैह्लें पुच्छी लैना मैं करना केह् है। लेकिन ये है कि देखो अस ते दस्सी सकने आं, लेकिन सिक्खने आह्ले च इन्ना समर्थ होनी चाहिदी कि ओह् सिक्खै। ओह्दे च एह् हा भाई ओह् सिक्खना चाहती ही। दूआ जेह्ड़ी चेची गल एह् होंदी है कि तुस जिस वेल्ले तुंदा मन करदा माइक चुक्को ते तुस पत्रकार बनी जाओ, पत्रकार बनना बड़ा मुश्किल गल है। और खास तौर पर पत्रकार उ'ऐ कामयाब होंदा है जिन्नै पैह्ले प्रिंट च कीता दा होऐ ते फ्ही ओह् इलैक्ट्रॉनिक च आवै। कि जिन्हें प्रिंट च कम्म कीता दा है उंदे कोल सारे कोला बड्डी उंदे च एह् चीज होंदी है कि उंदे कोल शब्द दी कोई कमी नहीं होंदी है, कि जेड़ा प्रिंट च करी आंदा उसे खबर बनानी पौंदी है। और किन्ने पत्रकार न जेड़े सोशल मीडिया या दूए इलैक्ट्रॉनिक मीडिया च कम्म करा करदे न, जिन्ने ओह् खबरां पढ़दे न या बोलदे न या इंटरव्यू करदे न, उ'नें आखो इ'नें इंटरव्यू दी खबर बनाओ, ते मिगी लगदा कि ओह्दे च कोई 5-7% गै ओह् पत्रकार होने जेह्ड़े खबर बनाई लैङन, बाकी आह्ले खबर नहीं बनांदे, कि खबर बनाना बड़ा मुश्किल गल ही। और अस निकले दे प्रिंट चा, इस वास्ते होंदा एह् है भाई जेह्ड़ा प्रिंट चा निकलदा है ओह्दे कोल शब्दें की कोई कमी नहीं होंदी। तुस दिक्खी लैओ जेह्ड़े भी प्रिंट चा निकलियै इलैक्ट्रॉनिक च कम्म करा करदे न उंदे कोल शब्दें की कोई कमी नहीं है। इस वास्ते में ते इ'यै आखूं भाई जिन्ने भी इलैक्ट्रॉनिक मीडिया च कम्म करा करदे, खास करियै सोशल मीडिया च कम्म करा करदे न, उ'नेंगी चाहिदा है कि जेह्ड़ियां खबरां तुस करदे हो या कुसा दा इंटरव्यू करदे हो, कोशिश करो कि ओह्दी खबर भी बनाओ। अच्छा लिखो उसको। लिख हमारे साथ आंचल है, कहानी स्ट्रेट लाइन की जारी रहेगी। आंचल से भी बात करेंगे 2 मिनट के लिए। मैं एक और चीज बता दूं कि सागर सर से जब मैं पहली बार मिली थी तो मैंने देखा कि एक कंप्यूटर के ऊपर न्यूज़पेपर बना रहे हैं। तो मैंने इनसे पूछा था कि भाई ये मतलब ये कौन सी लैंग्वेज में आप लिख रहे हो, तो वो डोगरी में न्यूज़पेपर बना रहे थे उस टाइम पे। और मैंने कहा सर ये पूरा आपने करना है। एंड सर ने सरप्राइजिंगली उस दिन बताया था कि हाँ ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे 1-1.5 घंटे का, मेरा 2 घंटे का काम है, तो मैं ये न्यूज़पेपर बना दूंगा। और मैं उस टाइम पे सरप्राइज हो गई कि डोगरी का न्यूज़पेपर, वो इकलौता न्यूज़पेपर जो है वो जम्मू में निकला करता था, और वो पूरा डोगरी का न्यूज़पेपर सर सिंगल हैंडेडली अकेले बनाते थे। और मैंने उस टाइम तक डोगरी बोलते हुए जरूर लोगों को सुना था, लेकिन मैंने डोगरी लिखते हुए किसी को नहीं देखा था। तो मैं भी आधे घंटे बैठ के जो है वो कंप्यूटर के सामने देख रही थी कि भाई डोगरी लिखते कैसे हैं। और डोगरी लिखने में मुझे ये भी सरप्राइजिंग था कि सर कीबोर्ड की तरफ कभी नहीं देखते थे, कि कीबोर्ड हमने तो देखा ना ABCD लिखा हुआ है तो हम उस टाइप से टाइप करते थे। सर ने कीबोर्ड की तरफ देखना ही नहीं, सर ने सीधा 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 टाइप करते जाना, खबर बनाते जानी, और 2 मिनट का पॉज भी नहीं लेते थे कि भाई जिस तरीके से हमें कई बार हो जाता है कि कोई वर्ड भूल जाता है या माइंड में नहीं आता कि भाई इस चीज को ट्रांसलेट अगर करना है तो इसका क्या वर्ड होगा। सर वो एकदम से टाइप करते जाना इतनी तेजी से, और मेरे को हैरानी होती थी कि भाई ये हो कैसे रहा है। कई बार क्यों होंदा कि मैं इलैक्ट्रॉनिक जेके चैनल च कम्म करदा हा, गुलिस्तान डोगर नामे, ते कई बार क्यों होंदा भाई ओह्दे च टीपी चलदी है, जेह्ड़ा तुस अस दिक्खियै पढ़ा दे होन्ने आ, ओह् टीपी चला दी होंदी है, कन्नै कन्नै ओह् खबर असें पढ़नी होंदी है। इलैक्ट्रॉनिक मीडिया च इ'यां चलदा।
ते डोगरी च होंदा कई बारी केह् होंदा कोई खबर आई गेई ते कई बारी में खबरां करनियां बिच हिंदी दी खबर रेही जानी और हिंदी रेही जानी जिसलै हिंदी दी औनी ते में ओह् उसी ऑन स्पॉट गै मौके पर गै उसी में ट्रांसलेट करी ना। हून भी में तुसेंगी दस्सां कि जिस वेल्ले भी में हिंदी दी खबर पढ़ा दा होना जां कोई भी खबर पढ़ा ओह् में डोगरी च पढ़ा दा होना। जेह्ड़ी लैंग्वेज होंदी है ओह् देवनागरी होंदी है हिंदी च होग लेकिन ओह् डोगरी होंदा है भाई जिस भी भाशा च तुस कम्म करदे हो ओह् भाशा तुंदे समाई जंदी है यानी कि तुस उस भाशा च तुस समाई जाते हो तो भाशा तुंदे समाई जाती है। इस वास्ते होंदा है भाई हाँ एक गल तुसें भी जरूर याद रखनी ओह् गंढी बन्नी लैनी कि जेह्ड़ी भी भाशा च तुसें कम्म करना है तुंदे कोल शब्दें की कमी नहीं होनी चाहिए। आंचल से बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन थी आंचल को लेकर जब शुरू में इसने रिपोर्ट करना शुरू किया था कि भाई इसको डोगरी आती नहीं तो ये डोगरी में रिपोर्ट क्यों कर रही है। तो बात ये थी कि ये पंजाबी में रिपोर्ट करती है, आज भी पंजाबी में रिपोर्ट करती है और पंजाबी में रिपोर्ट करवाने का मकसद भी हमारा यही था कि अगर हम डोगरी लैंग्वेज को किसी ना किसी तरीके से ऑनलाइन मीडिया के जरिए प्रमोट करने की या उसे प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो पंजाबी भी काफी खूबसूरत लैंग्वेज है। और ऐसा भी है कि जम्मू में या पूरे जम्मू कश्मीर में जो है वो सिख माइनॉरिटी के लोग रह रहे हैं, पंजाबी बोलते हैं, पंजाबी सुनना चाहते हैं, तो पंजाबी में रिपोर्ट करने वाला जम्मू से भी कोई होना चाहिए। रुकावट के लिए खेद है, वैसे तो सेलिब्रेशन में कोई अड़चन आनी नहीं चाहिए लेकिन सोशल मीडिया का आप जानते हैं कि कभी इक्विपमेंट खराब हो जाता है, कभी नेटवर्क नहीं आता है, कभी कोई परेशानी हो जाती है, तो ऐसे माइक की परेशानी तो हमारे यहाँ चलती रहती है। लेकिन हमने सोचा कि थोड़ा इस कॉन्वर्सेशन में ट्विस्ट लाते हैं और बहुत सारे सवाल जो है वो लोगों के माइंड में भी होते हैं कि स्ट्रेट लाइन कैसे बना, क्यों बना, कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं। तो हमने सोचा कि भाई हमारा जो मैनेजिंग एडिटर है सैयद जुनैद हाशमी, पूरी टीम बैठ के जो है वो उनसे सवाल पूछेगी कि स्ट्रेट लाइन के बारे में, जर्नलिज्म के बारे में और इसी चीज़ के बारे में कि कितना मुश्किल होता है जर्नलिस्ट को ट्रेन करना, सिखाना कि भाई जर्नलिज्म करना कैसे है। सबसे पहले सर मुझे यही बताओ कि जब मैंने शुरू किया था और हमने ये मिलकर जो है वो स्ट्रेट लाइन शुरू किया था, मुझे याद है कि तब हम इंग्लिश में रिपोर्टिंग भी करते थे, हिंदी में भी करते थे, उर्दू में भी करते थे। ये माइंड में कैसे आया आपको कि भाई इतनी सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो सभी लैंग्वेजेस में हमें जर्नलिज्म करना चाहिए? देखें, जहाँ तक लैंग्वेजेस का ताल्लुक है, ख्वाब और ख्याल तो ये था कि कश्मीरी लैंग्वेज, डोगरी, पहाड़ी, गोजरी, पंजाबी, इन सभी लैंग्वेजेस को हम स्ट्रेट लाइन के ऊपर जगह देंगे। लेकिन आपके पास पैसा इतना होना चाहिए कि आप लोगों को एंगेज तो करें लेकिन आप उनको रिटेन कर सकें, क्योंकि सभी बच्चों की ज़रूरतें हैं, डिमांड्स हैं, नीड्स हैं और कोई भी बच्चा आपका इंतज़ार नहीं करेगा कि आप कब ठीक होंगे। क्योंकि जब आप एक लंबी गाड़ी में घर से निकलते हैं तो देखने वाला सोचता है कि यार ये तो बहुत अमीर आदमी है क्योंकि इतनी लंबी गाड़ी में घूमता है। उसे नहीं पता होता कि ये लंबी गाड़ी भी किसी की है, वो किसी की गाड़ी में घूम रहा है और वाकई में वो असलियत में उस गाड़ी का ड्राइवर ही है। ठीक है, क्योंकि आपके घर में अगर मान लीजिए मेरी छोटी सिस्टर है, वो एक सरकारी मुलाजिम है, उस सरकारी मुलाजिम ने अगर लोन पर एक गाड़ी ले ली और वो खुद कम चलाती है, मुझे ज़्यादा चलाने देती है कि भाई मेरा भाई का काम इस तरह का है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर वो मुझे अकोमोडेट करती है तो उसका कतई भी ये मतलब नहीं कि गाड़ी मेरी है, मालिक मैं हूं, तो लोग दूर से यही देखते हैं कि भाई ये तो ठीक ठाक मसला है, कोई परेशानी वाली बात है नहीं। तो रिटेन करना बड़ा मुश्किल है। हमने बहुत सारे लोगों को लाया, लेकिन मैंने ये चीज़ देखी कि जो मेरी कोशिश थी कि मैंने पंजाबी को इसलिए यहाँ पर नहीं लाया था कि मुझे वीडियो वायरल करनी थी, मैंने डोगरी को या मैंने गोजरी को या पहाड़ी को यहां पर इसलिए इंट्रोड्यूस नहीं किया था क्योंकि मुझे वीडियो वायरल करनी थी। अब सुरेंद्र सागर सर मेरे साथ हैं, बहुत बेहतरीन स्टोरीज करते हैं, कई बार इनकी स्टोरीज को 4-5 हज़ार लोग से ऊपर लोग नहीं देखते हैं, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब आप इस सेवा भाव से निकलते हैं घर से कि मैंने जुबान को स्पेस देनी है, जगह देनी है, तो आपको फिर उस जुबान को स्पेस और जगह देनी ही देनी है। तो मैं ये इरादे के साथ, क्योंकि जब मुझे आज भी याद है कि जब प्रज्ञा ने डोगरी में शुरू किया था तो मुझे नहीं है याद कि कितने उस समय फेसबुक पर पेज थे जिन पेजों के ऊपर डोगरी चलता था। हो सकता है चलता भी होगा, मुझे मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन जब से प्रज्ञा जब एक बार कामयाब हुई, सक्सेसफुल हुई, उसके बाद मैंने देखा कि डोगरी में अब लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, डोगरी में अब लोग अलग अलग फेसबुक पेजेस पर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। एक जेके डायरी नाम का पेज है, बड़ा खूबसूरत पेज है, बड़ी अच्छी डोगरी में वो काम कर रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि हमने एक चीज की शुरुआत की और शौक यह था कि प्रज्ञा डोगरी में जब डोडा में भी रिपोर्टिंग करे, भद्रवाह में भी करे, किश्तवाड़ में भी करे, सब जगह करे, कश्मीर में भी करे,
ताकि लोगों को इस जुबान के बारे में पता चले, यार ये कितनी मीठी और कितनी कमाल की जुबान है। पंजाबी बोलने वाले लोग जम्मू में बहुत सारे हैं, तो शौक ये था कि पंजाबी में जर्नलिज्म किया जाए लोगों को, क्योंकि पंजाब का कल्चर बहुत रिच कल्चर है। पंजाबी लोगों के पास खजाना है कल्चर का, जिस तरीके से डोगरों के पास है। अब उस खजाने को आपने किसी तरीके से लाना है कैमरे के ऊपर, तो मैंने लाया कैमरे के ऊपर, लेकिन हम रिटेन नहीं कर सके लोगों को। रिटेंशन की ना करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जैसे मैंने आपको कहा कि यू हैव टू बी रिच इफ यू वांट टू रन अ रिच मीडिया हाउस। आपका अमीर होना जरूरी है अगर एक बहुत बढ़िया मीडिया हाउस आपने रन करना है, क्योंकि आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि जितने भी बच्चे आपके साथ आए वो सभी बच्चों को कम से कम इतना पैसा मिल जाए कि उनको लगे यार ये एक ऑनरेबल सी मुझे रेम्यूनरेशन है, क्योंकि मैं तो तनख्वाह भी नहीं इसको मानता। मैंने खुद इस फील्ड में जब ज्वाइन किया था 3400 रुपया तनख्वाह लेता था मैं, 3600 रुपया तनख्वाह ली है मैंने, 5600 तनख्वाह ली है मैंने, 10,000 तनख्वाह ली है मैंने, 12,000 14,000 रुपये तनख्वाह मैंने ली हुई है। हम तो मुफ्त भी काम किया है, और मैंने मुफ्त काम किया है। मैंने कश्मीर के एक प्रसिद्ध अखबार में 6 महीने मुफ्त काम किया। 6 महीने मुफ्त काम करने के बाद मुझे मेरी जरूरतों के लिए 5,000 रुपए की जरूरत थी। वो 5,000 रुपए मैंने उस दफ्तर में काम करने वाले एक मैनेजर साहब से उधार लिए, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उन मैनेजर साहब ने वो 5,000 रुपया मुझसे लगभग 6 साल के बाद वापस लिया, जबकि उन्होंने 50 लोगों को ये बताया हुआ था कि यार जुनैद ने मुझसे कर्जा लिया था तो वापस नहीं किया, तो मैंने वो 5,000 रुपया वापस दे दिया। ठीक है, तो ये मैंने उस वक्त काम किया। उस वक्त लोगों के जहनों में ये तो होता था कि भाई हम आपको जगह दे रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं आपको अखबार में। अब चूंकि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आया हुआ था, मेरे पिताजी क्लर्क, पीछे से किसी की बैकिंग नहीं, कोई जानने वाला नहीं, कोई पहचानने वाला नहीं, कोई मुझे स्पॉन्सर करने वाला नहीं, कोई मेरे सीवी को देखकर ये बोलने वाला नहीं कि जनाब ये तो बड़ा काबिल लड़का है, रेकमेंड करने वाला कोई। और कई सारे लोगों को अनफॉर्चुनेटली, बहुत सारे लोग जो मुझे सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं उनको ये लगता है कि ये कोई फेसबुक के ऊपर ही पैदा हुआ है और इसको पता ही कुछ नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर जितना भी जर्नलिज्म है इसको अभी भी गंभीरता के साथ लोग नहीं लेते, ऑल सीरियसनेस के साथ नहीं लोग लेते। उनको लगता है कि भाई इनको कुछ पता ही नहीं। तो थोड़ा मेरा बैकग्राउंड मालूम करें तो उनको पता चले कि प्रिंट जर्नलिज्म में 12 साल जो मेहनत मैंने करी हुई है, जो खून मैंने निकाला हुआ है, उसको जाकर अगर कभी कोई देखेगा, मैंने कहा ना लाइब्रेरी में जाकर देखेगा, तो वो हैरान होगा कि मैं कितनी मेहनत करता था, कितना ज्यादा परिश्रम करता था, लेकिन उसके बावजूद मेरे पास सिफारिश नहीं थी। मुझे ठीक तरीके से ये नहीं पता था कि अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना होता है लोगों के सामने। मुझे ये नहीं पता था कि किस तरीके से आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में अपना सीवी देकर जो है किस तरीके से एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन सकते हैं, मुझे ये सब चीजें नहीं पता थी। ठीक है, और उसके बाद ये भी कि ये बताने वाला भी कोई नहीं था, और सबसे बड़ी चीज ये कि मेरे ऊपर कोई घर वालों की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं थी, तो मैं आजाद था जर्नलिज्म करने के मामले में, और मैं खुला डुल्ला जर्नलिज्म कर रहा था। मैं सुबह 8 बजे, लोग तो क्या ही मेरी मेहनत देखी है लोगों ने, कश्मीर टाइम्स में मैं कई बार 6 बजे सुबह जाता था, 7 बजे सुबह जाता था, और रात को 12-1 बजे मैं कश्मीर टाइम्स के दफ्तर से निकलता था। कई बार 10:30 बजे, 11 बजे, 12 बजे मैं कश्मीर टाइम्स के दफ्तर से निकला हूं। मैंने इतनी देर तक वहां पर काम किया हुआ है। उसके बाद अर्ली टाइम्स में ज्वाइन किया, सेम वही। तो कहने का मतलब ये कि भाव हमेशा ये था कि जब मैं खुद कुछ ऐसा करूं तो इन जुबानों को, जो जुबानें मुझे प्यारी हैं, मुझे डोगरी बेइंतहा प्यारी है, उसका कारण ये नहीं है कि मतलब मैं जम्मू में रहता हूं इसलिए मुझे प्यारी है। उसका रीजन बड़ा सिंपल है, बहुत मीठी जुबान है, बहुत कमाल की जुबान है, सुनने में अच्छी लगती है, और लोगों का जो भाव है बोलने का, कि मतलब मैं आपको ये तक बताऊं कि डोगरी में जब आप किसी डोगरे के घर में जाते तो मजाक मजाक में उसके मुंह से अगर गाली निकल जाती है ना, आप ऑफेंड नहीं होते, आपको गुस्सा नहीं आता, आप अगले से नाराज नहीं होते। रीजन क्या है? क्योंकि इसमें मिठास जुबान में इतनी है, प्यार जुबान में इतना है। तो ये कारण था कि हमने इतनी सारी लैंग्वेजेस को जो है यहाँ पर स्ट्रेट लाइन के ऊपर जगह दी। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, बोलो तो मेरे कुल तो हले पे सोचेगा। नहीं पूछ ले पूछो। सर, जैसे नया आपने मतलब स्टार्ट किया था स्ट्रेट लाइन ना, तो तब मैं तो नहीं थी, तो मुझे ये जानना था कि उस टाइम, क्योंकि आपने कहा आपके पास उस टाइम पे रिसोर्सेज भी नहीं थे इतने ज़्यादा, और मतलब उस टाइम पे जो लोग आपके साथ काम कर रहे थे वो भी उस टाइम पे आप मतलब उतना भी नहीं था कि आप सैलरीज भी दे सकते थे। तो मतलब एक टाइम पे आपको लगा नहीं ऐसे कि मैंने स्टार्ट तो कर लिया है और मैं उस गाड़ी पे, उस ट्रैक पे निकल तो चुका हूँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ये पासा उल्टा ही पड़ जाएगा? देखो, एक बात मैं आपको बताऊंगा, वो लोग मेरे साथ नहीं हैं, पल्लवी है, प्रज्ञा है, लेकिन वो कमाल के लोग थे जिन्होंने स्ट्रेट लाइन शुरू किया था। कमाल के लोग थे, उनका जज्बा, उनके अंदर जो कमिटमेंट थी स्ट्रेट लाइन को लेकर, वो बहुत कमाल की थी।
मैं तवलीन कौर को नहीं भूल सकता, पल्लवी कुमारी को नहीं भूल सकता, श्वेता सप्रू को नहीं भूल सकता। श्वेता को मैंने कहा कि यहां से श्रीनगर जाना है, और क्या करने जाना है कि श्वेता को उसके घर वापस लेके जाना है। श्वेता इमीडिएटली रेडी हो गई। श्वेता को हम यहां से उसके घर ले गए और हमने वो स्टोरी की, वी डिड अ स्टोरी। और आपको मतलब मैं ये कहूंगा कि वो जो उस टाइम जो काम का स्ट्रेस था और पैसा हमारे पास था नहीं, उस काम के स्ट्रेस के कारण और वो पैसा कम होने के कारण हम उस तरीके से उन तमाम बच्चों को अपने साथ एकोमोडेट नहीं कर पाए जिस तरीके से उनको किया जाना चाहिए था। क्योंकि आप जब कहीं पे भी होते हैं तो आप अलग अलग फेजेस से गुजर रहे होते हैं, तो वो जो मेंटल स्ट्रेस आपके ऊपर होता है ना, वो आपको पकड़ के रखता है 24/7। तो आपको उस स्ट्रेस से भी बाहर आना है। यू लर्न ग्रेजुअली। आप जब कोई बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने अपने वेंचर्स लॉन्च किए हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू स्टार्ट लर्निंग कि हाउ टू रन अ टीम। एंड मुझे इस बात की खुशी है कि जिस टीम को मैंने रन किया स्ट्रेट लाइन में, उस टीम में कमाल के लोग थे, और ये सभी लोग अपने अपने फील्डों में जहां पर भी ये बच्चे होंगे ये कमाल का काम करेंगे और इनके मुकाबले का काम कोई भी नहीं कर सकता, दैट आई कैन एश्योर। बट अब यही है कि जैसे मैंने आपको कहा कि उस टाइम उस टीम को रन करना, उस टाइम उस टीम को साथ चलाना और उस टाइम उस टीम को मेरे साथ चलना, वो कमाल था। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट। बट आई वुड आल्सो मेंशन दैट ऐसा नहीं है कि भाई एवरीबॉडी वाज लाइक हम बिल्कुल ही उनको कह रहे हैं कि भाई आप हमारे साथ पूरा दिन रहो और हम आपको 2 रुपए भी नहीं देंगे, ऐसा नहीं था। वी वर स्टिल पेइंग आउट ऑफ आवर ओन पॉकेट। हालांकि हमारी कंपनी अभी क्या ही थी, लॉसेज में ही थी, कुछ प्रॉफिट नहीं था। इनिशियल इन्वेस्टमेंट सारी खुद की, इक्विपमेंट सारा खुद, पेट्रोल का खर्चा, खाने पीने का सब कुछ, वो सारे खर्चे बेयर कर रहे थे। और एक पॉइंट ऐसा आ गया था जहां पे हमें लग रहा था कि भाई हमारे लिए भी सस्टेन कर पाना मुश्किल है। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि अगर कोई हमारे साथ जुड़ा है तो हमारे माइंड में तब भी होता था कि भाई हमारे जेब में कुछ जाए ना जाए, ये जब अपने घर जाए तो घर वालों को बोल सकेंगे भाई जैसे इंटर्नशिप का स्टाइफंड ही मिलता है, इतना तो कम से कम आ रहा है। और उस टाइम पे, आज के टाइम में आई वुड ऑल्सो से, आप अगर बड़ी से बड़ी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन भी ज्वाइन करते हैं ना एज अ फ्रेशर, तो पहले आपको 6 महीने कहते हैं कि आप मुफ्त में इंटर्नशिप यहाँ पे करो, फिर जाके देखा जाएगा क्या करेंगे। लेकिन हमारे माइंड में तब भी था कि भाई नहीं यार, इतना भी नहीं आना है। हालांकि हम नए नए शुरू हो रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, लेकिन साथ में हमारा था कि यार कम से कम खाने पीने का खर्चा तो अगले की जेब में जाना चाहिए, जिससे अगले को भी ये ना लगे कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन सबसे सिग्निफिकेंट बात उसमें ये थी कि जब वो पोजीशन आनी शुरू होगी, जब हमें लगा कि भाई सस्टेन कर पाना मुश्किल है, और 2 साल निकल जाना, 2.5 साल निकल जाना, क्योंकि एक वो पॉइंट आ जाता है जिसमें आपको भी लगता है कि भाई इससे आगे अब क्या ग्रोथ होगी भी या नहीं होगी, इतना टाइम हो गया, अब कुछ आगे मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। वो पीरियड जब आना शुरू हो गया तो जाहिर सी बात है हमें भी समझ में आता है कि अलग अलग लोगों की अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं। तो कोई अगर अपनी मजबूरी की वजह से गया तो वो हमें कोई गिला शिकवा भी नहीं है उस चीज़ का, क्योंकि अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई हर एक की अपनी अपनी नीड्स होती हैं। अगर किसी को चले जाना पड़ा उसके बाद तो वो चले गए, लेकिन एक चीज़, वो जो पैशन होता है ना, जिसके साथ काम किया था हमारी पूरी टीम ने साथ में, कि मतलब हम कहीं पर भी अगर गांव में कहीं जाते थे तो डिस्कशंस हो रही होती थी, कॉन्वर्सेशंस हो रही होती थी, और हर एक बंदा जस्ट एज एक्साइटेड होता था कि भाई मेरी स्टोरी होनी चाहिए, जितना हम लोग होते थे कि हमारी कोई अच्छी सी ऐसी स्टोरी होनी चाहिए जिसे देखकर लोग कहें कि भाई ये तो कमाल का काम हो रहा है। अब सागर सर, वुड आई लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन। हाशमी साहब, प्रिंट मीडिया की गल करचै ते उत्थे भी प्रायोरिटी जिहड़ी है अंग्रेजी की दी जाती है, दूई प्रायोरिटी जिहड़ी है वो हिंदी की दी जाती है, त्री प्रायोरिटी जिहड़ी है वो डोगरी की दी जाती है। अस आखचै भाई प्राथमिकता उत्थे दी, फिर अस जन्ने इलैक्ट्रॉनिक जाचै उत्थे भी प्रायोरिटी जिहड़ी है हिंदी दी है, दूए दर्जे की जिहड़ी स्थिति है, कुर्सी है, वो डोगरी की होंदी है। सोशल मीडिया की गल करचै ते तुस क्या आखदे हो कि इत्थे डोगरी किहड़े दर्जे पर आउंदी है? देखो, सोशल मीडिया में सुंदर जी, आपकी मेहनत की वजह से, और बहुत सारे बच्चे, जितने भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं, उन सभी बच्चों की मेहनत की वजह से इस समय लोग डोगरी को देखते भी हैं, डोगरी को सुनते भी हैं, और सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारा डोगरी में काम भी हो रहा है। लेकिन जिस मयार का काम आप लोगों ने अपने ज़माने में किया है, या जिस मयार का काम डोगरी के वो सारे कलाकार कर रहे हैं या कर गए हैं, जिनमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, चाहे वो रेडियो पे गाने वाले थे, चाहे वो साहित्य लिखने वाले हैं, चाहे वो किताब लिखने वाले हैं, चाहे वो बोलने वाले हैं, सुनने वाले हैं, शायरी करने वाले हैं, कविताएं लिखने वाले हैं, कमाल का काम सभी लोग कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली
उनका काम सोशल मीडिया के ऊपर उस तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा जिस तरीके से रिफ्लेक्ट होना चाहिए। हालांकि आपके जरिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अन्य कई और जगहों पर से भी कोशिश हो रही है, पर आप जब सोशल मीडिया के ऊपर एक जुबान को प्रमोट करने लगेंगे तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी। ये बात आपको समझ के चलनी है, आपको ये बात दिमाग में रख के चलनी है कि मेरा काम लैंग्वेज की प्रमोशन है, इसमें साहित्य वाले को सुनने वाला साहित्य वाला ही है। क्योंकि अब आप मुझे बताइएगा कि हम यहां से रियासी गए, रियासी भी नहीं, रियासी से पहले वो जो गारजीतो में हम गए, बिशनदास गारिया के घर गए हम। अब आप मुझे बताइए, बिशनदास गारिया जी के पास जब इतनी बड़ी शख्सियत के पास आप जाते हैं, वो जब आपको अपना कमाल का वो कलाम सुनाते हैं, उसके बाद जब आप उसको सोशल मीडिया पे चलाते हैं, आप देखना यंगर जनरेशन ने कितना जल्दी उसको पकड़ लिया एकदम। इसका मतलब ये है, हमारे लोग गायक हों, लोग कवि हों, या आप जैसे डोगरी के उस्ताद हों, आपको सुनने वाले और आपको समझने वाले लोगों की कमी नहीं है। लेकिन कमी किस चीज की है? विश्वास की, कि जो मैं कर रहा हूं ये सही है, ये चले नहीं चले मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं तो इसको चला कर रहूंगा, लोगों को तो सुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप बात करते हो कि हमको डोगरी को बचाना है, आप बात करते हो डोगरा संस्कृति की, आप बात करते हो डुग्गर इतिहास की, आप बात करते हो रॉयल डोगरा हेरिटेज की, अगर आप ये सारी बातें करते हो तो फिर आपको इस बात को समझना होगा, बहुत ज्यादा जरूरी इस बात को समझना होगा कि ये सारा इतिहास आपका अपनी जगह, आपको इन सभी चीजों के लिए डोगरी साहित्यकार हो, डोगरी गायक हो, डोगरी राइटर्स हो, डोगरी ये जो एक्टर्स हैं, ये पुराने सारे लोगों को आपको सोशल मीडिया के ऊपर लाना पड़ेगा, उनको जिंदा करना पड़ेगा। और मैं बड़ी स्पेस देख रहा हूं सोशल मीडिया में, बहुत जबरदस्त स्पेस है, यंगस्टर्स ने बड़ी स्पेस बनाई है, नौजवानों ने बड़ी कमाल की स्पेस बनाई है। उन सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से। और जैसे मैंने आपको कहा कि कई जगहों पर मैं जब फोटो देखता हूं या वीडियो देखता हूं तो मेरा मन ऐसे हो जाता है कि भाई हमें भी बुलाया होता, शायद हम भी दो बातें अपनी अच्छी सी वहां पे सुनाते। अफसोस जरूर होता है मुझे इस बात का कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, ठीक है, हमारी बात भी इंपॉर्टेंट है सुने। तो अब हमारे पास माध्यम है कि हम अपने स्ट्रेट लाइन के पेज के जरिए उन तक पहुंचते हैं, बट मेरे को बहुत स्पेस नजर आ रही है इसको लेकर। जहाँ तक बात आती है इस चीज़ की कि रिकॉग्निशन, कि आप मेहनत कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एट सम पॉइंट यू वांट कि यार कोई रिकॉग्नाइज तो करे भी ये मेहनत कहीं सफल हो भी रही है या नहीं। तो वॉज देयर एनी पॉइंट इन योर लाइफ जहाँ पे आपको लगा कि भाई ये जो हमने 4 साल इतनी मेहनत मारी है, अपार्ट फ्रॉम दिस क्रिएटर अवार्ड ऑफ कोर्स, जहाँ पे आपको लगा कि भाई ये जो पीस ऑफ रिकॉग्निशन मिला है, दिस इज लाइक मेकिंग इट ऑल वर्थ इट? जैसे मैंने आपको कहा कि जब स्ट्रेट लाइन को हम लोगों ने शुरू किया तो जो हम जैसे लोग होते हैं, जो गांव देहात से आते हैं शहर में, मेरे पिताजी ने मेरे एक ख्वाब देखा तो डोडा आए, कलिहान से डोडा आए, और डोडा से हमारे पिताजी हमको जम्मू ले आए। सपना, उन्होंने कोई बड़ा सपना कभी देखा नहीं। वो हम चारों बच्चों को कहते थे भाई तुम्हारी सरकारी मुलाजमतें लग जाएं, कोई छोटा मोटा काम कर लो अपना। हमारा माइंड भी वही था कि भाई एक छोटी सी नौकरी चाहिए। बदकिस्मती मेरी ये कि मुझे आज तक नहीं आया कि अखबार के एडिटरों को इंप्रेस कैसे करना है, अखबार के एडिटर को कौन सा सीवी देना है जिस सीवी को देखने के बाद वो ये कहे कि जुनैद साहब यू आर माई चॉइस। मुझे लगा मेरी कोई 900 के करीब स्टोरीज थी, 900 स्टोरीज करके मुझे लगा भाई मैं तो किसी भी अखबार में, कोई भी अखबार वाला मुझे ले लेगा। मैंने इंडियन एक्सप्रेस में इंटरव्यू दिया और मुझे आज तक समझ नहीं आया कि उस वक्त के इंडियन एक्सप्रेस के जो जम्मू के उस समय ब्यूरो हेड थे या एडिटर जो जम्मू के थे, उन्हें मेरे अंदर क्या नालायकी नजर आई थी जिसको लेकर उनको लगा कि जुनैद हाशमी को हम अगर इंडियन एक्सप्रेस में ले आएंगे तो हमें नुकसान होगा। मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि ट्रिब्यून ने जब यहां पर अपना एडिशन लॉन्च किया तो मेरे अंदर कौन सी नालायकी उनको नजर आई थी जिस नालायकी के चलते ट्रिब्यून वालों को, ट्रिब्यून के उस समय के संपादक को यह लगा कि भाई अगर जुनैद हाशमी यहां पर आया तो वो यहां पर क्या कहते हैं, हम तो काम ही नहीं कर पाएंगे, रात को नींद नहीं आएगी हमें। या इसी तरीके से हिंदुस्तान टाइम्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, बाकी सभी जगहों पर मुझे आज तक समझ में नहीं है। इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि मेरा खुद का यह मानना था कि काबिलियत के अलावा कोई दूसरा पैमाना नहीं है जिस पैमाने के ऊपर आपकी सिलेक्शन होती है। मुझे लगता था काबिलियत ही सब कुछ है, मैं काबिल था, ये मैं आज कहता हूं क्योंकि अब मैं उस स्टेज पर हूं जिस स्टेज के बाद यू रीच अ स्टेज जिसके बाद अब आप कहते हैं कि भाई अब तो मैंने गंगा ही नहानी और क्या करना है मैंने, ठीक है, दैट्स वेयर आई एम। तो इस स्टेज पर पहुंचने के बाद आज मैं ये सवाल उन सभी लोगों से पूछता हूं, उन सभी एडिटर से ये पूछता हूं कि काबिल लोगों, आप बहुत लायक, बहुत काबिल लोग हो, मुझे आज कम से कम इस सवाल का जवाब दो
कि मेरे अंदर कौन सी नालायकी आपको नजर आई थी उस वक्त, जिस नालायकी के चलते आपको ये लगा कि मैं इंडियन एक्सप्रेस के काबिल नहीं, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के काबिल नहीं, मैं हिंदुस्तान टाइम्स के काबिल नहीं। और किसी भी इम्तिहान के लिए देयर इज ऑलवेज अ सेइंग दैट यू शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर एन एग्जाम, फॉर एवरी एग्जामिनेशन। और मैं वो शख्स हूं जो इन एडिटर्स को आज भी कहता हूं, मैं तुम पेपर लाओ, तुम इम्तिहान का एक क्या कहते हैं वो कमरा लाओ और सभी के हाथों में एक एक पेपर थमाओ। उसके बाद तुम उस पर तय करो कि तुमको किसको रखना है, किसको नहीं रखना है। उसके बाद हम देखेंगे कि काबिल कौन है, नालायक कौन है। तो मैंने ये सब चीजें यहां पर देखी। इसीलिए जब मैंने आंचल को कहा कि आप आओ, जब मैंने प्रज्ञा को कहा कि आओ, या जब पल्लवी कुमारी हमारे साथ आई, तवलीन हमारे साथ आई, ये सारे बच्चे जब हमारे साथ आए, मुझे इन पर विश्वास क्यों था, यकीन क्यों था? क्योंकि मुझे इस बात पर हमेशा भरोसा रहा है, हमेशा यकीन रहा है कि हम उस देश के रहने वाले हैं जिस देश में केवल मात्र पढ़ाई, केवल मात्र आपकी क्वालिफिकेशन नहीं, बल्कि क्वालिफिकेशन के अलावा आपके अंदर जो सलाहियतें होती हैं वो आपको आसमान पर ले जाती हैं। मुझे तवलीन के अंदर कोई सलाहियत नजर आई, पल्लवी कुमारी के अंदर काबिलियत नजर आई, प्रज्ञा के अंदर काबिलियत नजर आई, मुझे नादिया जो इस वक्त हमारे निदा के अंदर काबिलियत नजर आई। मुझे इतने सारे बच्चे आसपास में दिखे जिनको लेकर मुझे लगा कि ये लोग तो काबिल हैं, ये तो लायक हैं, ये तो सब कुछ कर सकते हैं। और आज वो बच्चे बहुत बेहतर कर रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? और बड़े सारे लोग ये कहते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर क्या जर्नलिज्म हो रहा है। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर जो जर्नलिज्म हो रहा है, ये वही जर्नलिज्म है जो आप लोग अखबारों में किया करते थे। अखबारों में क्या जर्नलिज्म होता था? क्या मैंने अखबार में काम नहीं किया है? मुझे नहीं पता अखबार के अंदर क्या जर्नलिज्म होता था। क्या अखबारें इन्फ्लुएंस नहीं होती थी कि आपका दोस्त कौन है, आपका दुश्मन कौन है? क्या आप तय नहीं करते थे कि अगर आपका दोस्त जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से है तो खबर कहां लगेगी? और मैं तो यहां तक आपको कहूंगा कि एक अखबार में मैं ब्यूरो चीफ के तौर पर जाने वाला था और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस समय के एक नेता के कहने के ऊपर उस अखबार के एडिटर ने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता ने कहा जी जुनैद हाशमी अगर यहां पर आ जाएगा तो यहां आग लग जाएगी। ये सब चीजें हुई हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि जब मुझे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आपका इंटरव्यू करना है, तो मैं कहता हूं यार अभी मैंने कुछ किया नहीं। जिस चीज का तुम लोगों ने इंटरव्यू करना है मैंने कुछ नहीं किया। नॉट अचीव्ड एनीथिंग। आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग, आई एम स्टिल मेकिंग माई, मैं आज भी मैं सुबह से लेकर रात तक मेहनत करता हूं और महीने के बाद वो मेहनत खत्म हो जाती है। यानी आई एम नॉट अर्निंग दैट मच कि मैं लेविश बंगलोज बना सकूं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन एक सुकून अपने अंदर इस बात पर है कि जो चीजें जर्नलिज्म में हम, जैसे मैंने आपको कहा ना कि सोशल मीडिया को लेकर अब सवाल बहुत सारे खड़े, तो आप सोशल मीडिया के ऊपर क्या कर रहे हैं? अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया के ऊपर जर्नलिज्म नहीं हो रहा तो आप अपनी स्टोरी क्यों करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर शेयर? आप अपनी स्टोरी फेसबुक के ऊपर क्यों शेयर कर रहे हैं? आप लोगों ने क्यों वेब पोर्टल बनाए हुए हैं? छोड़ दीजिए ना। अगर आपको लग रहा है कि यहां पर काम ठीक का नहीं हो रहा, ढंग का काम ये बच्चे नहीं कर रहे, इन्हीं बच्चों को आप अपने वेब पोर्टलों में नौकरियां देना चाहते हैं, इन्हीं बच्चों को आप अपने वेब पोर्टलों में मुलाजिम रखना चाहते हैं। क्यों? आपको तो लग रहा है जर्नलिज्म नहीं हो रहा है यहां पर, आपको तो लग रहा है कि इसने जर्नलिज्म की क्या कहते हैं टांग तोड़ के रख दी है। तो दीज आर द थिंग्स। ये चीजें जो मैं बता रहा हूं ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये सारा स्ट्रगल जो पिछले 16-18 साल में मैंने किया है, इन 18 सालों की स्ट्रगल में मैंने एक ही चीज सीखी और एक ही चीज समझी कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हो लॉयल रहो। मैं अगर कश्मीर टाइम्स में था तो मैं वही लिखता था जो कश्मीर टाइम्स में लिखा जाना चाहिए। मैं अर्ली टाइम्स में गया, मैंने वही लिखा जो अर्ली टाइम्स में लिखा जाना चाहिए था। और उसके बाद जब मैं जेके मीडिया में गया तो जो जेके मीडिया की पॉलिसी थी, जो जिस तरीके से जेके मीडिया को चलना चाहिए था, मैंने उस ईमानदार मुलाजिम क्या करेगा? ईमानदार मुलाजिम तो यही करेगा। ईमानदार मुलाजिम से इससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं? और जब आपकी काबिलियत और नालायकी को तय करने का आपका पैमाना क्या है, मैं आज तक मतलब मुझे आज तक ये समझ नहीं आया काबिल और नालायक और इन बड़े बड़े अखबारों में जाने का। आई डोंट नो व्हाट इज, रास्ता कौन सा है? मतलब ये इन्हीं एडिटरों को पता होगा कोई रास्ता कौन सा। ये जवाब वही एडिटर्स देंगे। लेकिन साथ ही में बिकॉज यू सेड ना कि फाइनेंशियली स्ट्रेट लाइन वाज नेवर दैट स्ट्रांग, और वो स्ट्रांग अभी भी उस हद तक नहीं है जिस हद तक होना चाहिए। अभी वी आर एबल टू रिटेन आवर एम्प्लॉयज, उतना काफी है। बट बहुत सारे लोगों के मन में भी ये सवाल है, जो लोग हमें कॉल करके भी कहते हैं कि भाई आप एडवर्टीजमेंट लेते हैं, कि आप कोई कमर्शियल इंटरव्यू कर लेते हैं, आप कोई चीज़ कोई हमारी प्रमोशन कर देंगे, आप ये कोई पेड पोस्ट लिख देंगे या कोई पेड वीडियो चला देंगे। तो उसके लिए भी आई वांट टू क्लैरिफाई कि हम वाई डिड वी टेक दिस डिसीजन, ताकि आप क्लैरिफाई करके लोगों को बताए कि हम कमर्शियल नहीं होंगे, हम एडवर्टीजमेंट नहीं चलाएंगे, इवन दो जर्नलिज्म में तो भाई दैट इज द इजीएस्ट वे टू मेक मोस्ट मनी। देखिए, जहाँ तक एडवर्टीजमेंट्स का ताल्लुक है, पहले तो हमारे पास
एडवर्टीजमेंट लेने वाला कोई एडवर्टीजमेंट मैनेजर ही नहीं है। कोई है तो यू कैन अप्लाई। ठीक है। उसके बाद एडवर्टीजमेंट की मार्केट में जब आप जाएंगे तो आपको पहले तो मैनेजर रखना पड़ेगा, फिर अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, फिर एडवर्टीजमेंट मैनेजर रखना पड़ेगा, तो 4 मुलाजिम आपको और जोड़ने पड़ेंगे। तो फिलहाल स्ट्रेट लाइन मुझे लगता है जितने हमारे पास हैं हम काफ़ी हैं। जब और दूसरा ये कि कैमरामैन भी नहीं इस वास्ते रखेगा, हाँ सारे कोल कैमरामैन भी कोई नहीं है, अस आपूंगा रिपोर्टर, आपूंगा एडिटर ते आपूंगा कैमरामैन। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं कि जी आप एडवर्टीजमेंट ले लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, क्योंकि मैंने कहा ना कि इट हैज़ टू बी एन ऑर्गेनाइज्ड सेटअप। ऑर्गेनाइज्ड सेटअप में फिर ये सब चीज़ें मुमकिन हैं। और उसके बाद जैसे आप पल्लवी सरीन हमारे साथ अभी तक हैं, नवंबर में ये पीटीआई में जा रही हैं, और इन्हें भी मरी मरी मुबारखां भाई। ठीक है। तो इसलिए जैसे जैसे वक्त और मैं ये भी मानता हूं कि आप जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे जो जो चीजें आती जाएंगी हम करते जाएंगे। फिलहाल हमें फिलहाल मुझे मैंने आपको कहा ना कि आई एम नॉट, नहीं आई एम थ्रू एंड थ्रू अ जर्नलिज्म, आई एम अ जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट के अलावा मैं हूं ही कुछ नहीं। तो अब मैं दुकानदार बन ही नहीं पाया। बहुत सारे लोग फोन करके कहते हैं हाँ जी आप एक काम करें जी, हमारी ये खबर लगा दे, कितने पैसे। अब मैं बड़ी बार हैरान होता हूं, भाई खबर भी तुमने लगवानी है, पैसे भी तुम बता रहे हो, और ये पैसे लेता कौन है, ये कहां लिए जाते हैं और क्यों लिए जाते हैं। भाई खबर करना तो हमारा काम है। अच्छा, उसके बाद कोई फोन करके कहेगा खबर पूरी सुना देगा, ये खबर आपने करनी है, फिर इससे सवाल पूछना है, फिर ये सवाल पूछना है, फिर इससे सवाल पूछना है, ये करना है। तो कई बार आप हैरान हो जाते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से, मैंने आपको कहा जिस तरह की पत्रकारिता होती है, उस पत्रकारिता को लेकर कि आप परेशान हो जाते हैं कि भाई ये मुझे क्या कह रहा है, खबर भी यही बता रहा है, खबर करनी कैसे ये बता रहा है, सवाल भी यही बता, तो मैं क्या कर रहा हूं फिर यहां पर। सो आई शुड, ये चीजें भी होती हैं। फिर सर का एक फेवरेट डायलॉग होता है कि जनाब बहुत आसान है, आप अपना फेसबुक पेज बनाएं, एक माइक खरीदें, आप खुद सवाल पूछ लें, फिर हमें फोन करने की भी दिक्कत क्यों कर रहे हैं। मुझे लगता है कईयों ने उस सवाल को, उस चीज को बड़ी गंभीरता के साथ लिया और खुद सवाल पूछने, माइक उठा ली और सवाल पूछना शुरू कर दिया। अनफॉर्चुनेट है, बहुत सारी जगहों से शिकायतें आती हैं, लोग मिलते हैं, कहते हैं जी कि हम तो इंटरव्यू के लिए पैसे देते हैं। मैंने कहा भाई इंटरव्यू के लिए पैसे देते हो, ये कैसे आप दे सकते हो, और आप देते क्यों हो? सवाल तो मैंने पूछना है, तो मैं तय करूंगा ना आपसे सवाल क्या पूछना है। जब मैंने आपसे पैसे ले लिए तो फिर सवाल थोड़ी मेरे होंगे, सवाल आप लिख के दे दो मुझे, जो सवाल लिख के दोगे वही सवाल, मेरा चेहरा है, फिर खाली मेरा चेहरा है। तो ये मुझे लगता है। और एक और चीज जो आपने मुझसे पूछी नहीं लेकिन पूछा जाना चाहिए था कि एक रिग्रेट है मुझे, वो हमेशा रहेगा रिग्रेट इस बात का कि मेरे पिताजी 2018 में जब मैंने ये लॉन्च किया था तो उस समय मुझे नहीं पता था कि ये स्ट्रेट लाइन कहां तक जाएगा। 2019 का पूरा साल गुजरा, उस पूरे एक साल में पिताजी ने, मेरे डैड ने देखा कि मैं कैसे ग्रो कर रहा हूं, स्ट्रगल बहुत कर रहे थे हम लोग। 2020 जब आया और जब स्ट्रेट लाइन वहां पहुंच चुका था कि हम कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज करने लगे, तो अप्रैल 13 2020 मैं उस समय भी एक स्टोरी पर था और निगम गुप्ता जी जो हैं उनके पास बैठा हुआ था। तो मुझे टेलीफोन कॉल घर से आई, मेरे ब्रदर ने मुझे कहा कि पापा को पसीना बहुत आ रहा है और गैस बहुत ज़्यादा बन गई, पसीना बहुत आ रहा है। तो चूंकि मैं डैड की हिस्ट्री से वाकिफ था तो मैं फौरन दौड़ता दौड़ता वहाँ से, क्योंकि इन दिनों कोविड था, सब बंद था, तो उसके बीच में मैं दौड़ता दौड़ता घर पहुँचा। तो मेरे फादर साहब जो हैं वो बाहर खड़े थे, तो मैंने कहा आप गाड़ी में बैठिए। मैंने गाड़ी में बिठाया बिकॉज मुझे पता था कि हार्ट अटैक आ गया है उनको। तो मैं उनको वहाँ से लेकर हॉस्पिटल गया और 13 तारीख को उनको हॉस्पिटल में हमने एडमिट किया। 14, 15, 16 3 दिन वो सुपर स्पेशलिटी में रहे और हम 3 दिन इंतजार में रहे कि सुपर स्पेशलिटी में डॉक्टर्स जो हैं मेरे डैड को ऑपरेट करेंगे या वो स्टंटिंग करेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बहरहाल डॉक्टर्स की अपनी, और वो 3 दिन की तकलीफ और परेशानी भी मैंने देखी है अपने पिताजी की। मैंने देखा है कि हालांकि वो बहुत बहादुर थे, तड़पे या तकलीफ या परेशान नहीं हुए, लेकिन हाँ उनके चेहरे के भाव में पड़ सकता था कि पिताजी के जाने का समय आ चुका है, ये मुझे लग रहा था। उसके बाद हम उन्हें यहाँ से हरियाणा ले गए। हरियाणा में हमने उनको एडमिट किया, वहाँ पर भी हमने हॉस्पिटल में उनको रखा और वहाँ 18 तारीख को उनका देहांत हो गया। उसके बाद हम
डोडा चले गए, उन दफन किया उनको। अफसोस इस बात का है कि एक क्लर्क के बेटा था, एक क्लर्क का बेटा था मैं, और उनका सपना था कि भाई, वो मुझे हमेशा कहते थे कि छोटी सी नौकरी होनी चाहिए, तुम्हारी किसी अच्छे अखबार में नौकरी लग जाएगी, फिर तुम इतनी तनख्वाह लोगे, फिर तुम ये करोगे, फिर तुम वो करोगे, वो ये कहा करते थे। और हमेशा मुझे ये कहते थे कि यार मुझे समझ में ही नहीं आता, तुम जब किसी जगह जाते हो, तुम बड़े काबिल हो, तुम बड़े लायक हो, बड़ा अच्छा लिखते हो तुम, तो ये इनको दिखता नहीं। ये मेरे पिताजी मुझे बोला करते थे, और मैं अक्सर उनको ये जवाब दिया करता था कि डैडी ये सब अंधे हैं, इनको नजर कम आता है, दिखता कम है, ये सुनते ज्यादा हैं। सुनते किससे हैं? ये सुनते हैं, मतलब एक अमीर आदमी से पूछेंगे ये बताइए जुनैद साहब कैसे रिपोर्टर हैं। अब जाहिर सी बात है, मैं इस तरह का एक रिपोर्टर रहा हूं जिसने हर वक्त स्ट्रगल किया है, जिसने खबर के अलावा किसी से कोई दोस्ती या किसी से कोई दुश्मनी रखी ही नहीं, न मेरा कोई दुश्मन न कोई दोस्त, क्योंकि यही मुझे जर्नलिज्म में सिखाया और समझाया गया था। तो जब न कोई दुश्मन है आपका, न कोई दोस्त है आपका, तो खबर तो किसी के खिलाफ भी लग सकती है। लेकिन मुझे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बात समझ में आई कि जुनैद साहब, एक बात समझ जाइए आप कि अगर आपको पत्रकारिता में आगे बढ़ना है तो दोस्त होना जरूरी है। सोच समझ के जर्नलिज्म करिए, जज्बातों से और काबिलियत से जर्नलिज्म नहीं होता। काबिलियत से और जज्बातों से जर्नलिज्म नहीं होता। ये सब किस्से कहानियां अच्छी लगती हैं सुनने में। रिग्रेट इस बात का है कि पिताजी, जब हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू का इंटरव्यू किया, स्ट्रेट लाइन के लिए बड़ी अचीवमेंट थी, इसलिए क्योंकि हम कोई बड़ा ग्रुप नहीं है, हमारे पीछे कोई बहुत बड़ी फर्म नहीं है। हमने जब उनका इंटरव्यू किया तो दैट वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट। मैं चाहता था कि मेरे पिताजी उस चीज को देखते। फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का इंटरव्यू किया, वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी का इंटरव्यू किया, या अब जो हम जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं देश के, उनके इंटरव्यूज करते हैं, या आने वाले कल में हम एक और बड़ा इंटरव्यू करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हम आज कर रहे हैं, वॉट एवर वी आर डूइंग दीज डेज, ये सब चीजें मेरे पिताजी नहीं देख सके। अनफॉर्चुनेटली वो इस दुनिया से चले गए। हम तो अभी भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं, जहां थे वहीं हैं, लेकिन वो नहीं देख सके। वो एक रिग्रेट पूरी लाइफ रहेगा। और दूसरा सबसे बड़ी चीज ये कि जो सेक्रीफाइस और जो बलिदान मेरे परिवार ने मुझे जर्नलिस्ट बनाने में दिया है, उसकी मतलब वो हर पत्रकार का परिवार देता है। हर एक पत्रकार की कहानी यही है। किसी भी जर्नलिस्ट के परिवार से आप बात करिए, रोना ही है वहां पर। वो कहते हैं आ जाते हैं, शाम को आते हैं, दिखते ही नहीं है, बात ही नहीं करते। हमें देखना होता है, हम फेसबुक के ऊपर देख लेते हैं। और उसके बाद आप घर आते हैं, और आप मतलब घर आने के बाद भी आप स्ट्रेस में हैं, अपनी दुनिया में गुम हैं। वो भी क्या कहते हैं चीजें हैं। ये सारी चीजें जर्नलिस्टों के साथ जुड़ी हुई हैं। और जो जर्नलिज्म कर रहा है, जो भी बच्चे आज भी जर्नलिज्म कर, बहुत बढ़िया जर्नलिज्म कर रहे हैं। आई हैव फुल रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट फॉर एवरी जर्नलिस्ट। तो ये चीज है जो मुझे रिग्रेट है कि मेरे फादर साहब जो हैं वो ये सब चीजें नहीं देख सके। और मुझे याद है कि इससे आपको रियलाइज होगा कि कितना हार्डवर्क सर करते हैं, कि जब इनके डैड हॉस्पिटल में भी थे, ये अपने डैड को देखने के लिए भी जाते थे, उनके साथ भी रुकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी आते थे, स्टोरी करते थे, काम करते थे, फिर जाते थे, फिर आते थे, फिर काम करते थे, फिर जाते थे। और इसमें मैं सिर्फ एक और चीज कहूंगा सागर सर आपको भी, कि बिजनेस फ्रेटर्निटी के कुछ लोग हैं। जब मैंने स्ट्रेट लाइन लॉन्च किया तो एक दोस्त हैं बहुत, उनसे जब मुलाकात करने के लिए गए तो हमने कहा जी हमने ऐसे स्ट्रेट लाइन लॉन्च किया है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि कोई थोड़ी सी हमारी मदद कर दीजिए आप। उस शख्स को भी मैं कभी पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता कि जब मैंने उनसे बात की तो मदद क्या करनी थी मुझे लगता है 5 सेकंड उन्होंने दी और उन्होंने कहा जनाब आप बताइए और क्या कर सकते हैं आपके लिए। ऐसे लोग भी जम्मू में हैं, बहुत सारे जम्मू के प्रोमिनेंट लोग। मैंने तभी कहा ना, बड़ी बार लोग मुझे कहते हैं आप बड़े बायस्ड नजर आते हैं, आप बड़े जम्मू सेंट्रिक नजर आते हैं। प्रो जम्मू, भाई प्रो जम्मू या प्रो जम्मू सेंट्रिक होने की बात नहीं है। जब मैंने जब पीछे मुड़ के देखा और मैंने जब मेहनत करनी शुरू की तो कोई सरीन आ गए, कोई शर्मा आ गए, कोई वर्मा आ गए, कोई चौहान आ गए, कोई सलाथिये आ गए, कोई कुछ आ गए, कोई कुछ आ गए। इन लोगों ने कहा भैया क्यों परेशानी लेते हो भाई, हम बैठे हैं यहां पे, आप काम करो ना। उसके बाद जब इस तरीके से लोग आपकी मदद करने लगते हैं और उसके बाद इंटरव्यू की जब हम बात करें तो मतलब मैं सबका शुक्रगुजार हूं। याद है कि जब हम शुरू किया था और जब चैनल पे मतलब मुश्किल से 5-10 हजार लोग भी नहीं थे, उस टाइम पे कई बार ये भी होता था कि हम कोई स्टोरी करने के लिए जाते थे, कवर करने के लिए जाते थे या कोई इंटरव्यू करने के लिए जाते थे,
तो लोग जो है वो अपने साथ लोगों को भगा के ले जाते थे कि भाई इनसे बात नहीं करनी, इनके पेज पे तो है ही कोई। तुम्हें पता है सर, तू जानते गल नहीं। उसके बाद वही लोग थे जिन्होंने बाद में हमें कॉल करके कहना शुरू किया कि भाई हमारा भी कोई इंटरव्यू किया करें, हमारी भी कोई बात किया करें, हमसे भी कुछ कहा करें। मेरे कन्ने बड़े बारी होंदा है एकड़ा ओएदा हूं तो चलो फोन दे महीने होंदे में सुनना बड़े घट हां ये होंदा है बेसिकली जब उन्होंने शुरुआत की। लेकिन वो तो भी कई बारी क्या होंदा है, मैं तुहानू दसां हुण मैं नाद नहीं लैंगा, डोगरी दा इक गीत ला विमोचन वाला होदा और जेड़ा ਉਹ मेल या फीमेल ਜਿਹੜੀ भी है ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਗਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਹਿਸਾਬ ਉਹਦਾ ਇਹ ਆਖਣਾ ਭਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹਿੰਦੀ ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਡੋਗਰੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਭਈ ਸਾਗਰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਡੋਗਰੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਭਈ ਮੈਂ ਡੋਗਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗੀਤ ਆ ਮੈਂ ਆਪੋ ਗੀਤਕਾਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਵਜਨ ਬੈਰਗ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੀਟਰ ਚ ਗੀਤ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦਾ ਗੀਤ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਲੇ ਡੋਗਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਫੋਨ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਡੋਗਰੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਆਖੋ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, जिले दूआ कोई गल करता जिले लोग उसी सुनते जां ओदा पर अपने विचार प्रगट करते तो फिर फोन बड़े पई आउंदे अहें वो डोगरी च गल होई आ, मैं आख्या हुण तुस कुछ होर कन्नै कर लाओ, मेरे कोल भी हुण समय जेड़ा बड़ा घट है, इस वास्ते उतार चढ़ाव कई लोग। लेकिन पॉजिटिव भी लोग बहुत थे कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा था अच्छा आपसे बात करनी है, आप आए, आप अभी आए, अभी बात करें। और मुझे मैं आज दोबारा से उनको याद करूंगा और बड़े फख्र के साथ याद करूंगा, स्वर्गीय भूपिंदर सिंह सलाथिया। अब मैं जब शुरुआत की थी तो मुझे आज भी सलाथिया साहब के वो अल्फाज याद हैं कि जुनैद शुरू करो, फिक्र नहीं करनी, पीछे नहीं देखना, मुड़ के नहीं देखना, इस सलाथिया साहब के वर्ड से। और सलाथिया साहब ने बार के साथ मुझे जोड़ा। उसके बाद एडवोकेट अभिनव शर्मा से मुलाकात हुई, सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा, सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी, एडवोकेट शेख शकील, एडवोकेट दिवाकर शर्मा, एडवोकेट दीपक शर्मा, एडवोकेट बाकी इतने सीनियर जितने वकील साथी इनके करने जिससे जब मुलाकात हुई, वो प्यार जो बार से मिला या बार के लोगों ने जो सपोर्ट हमारी की, सपोर्ट इस सेंस में कि इंटरव्यूज के लिए कभी मना नहीं किया हमने। और मैं आपको ये भी बताऊं कि एडवोकेट सीनियर एडवोकेट प्रणव कोहली साहब के बेटे, और कई बार मतलब किसी वक्त अगर कोई चीज मुझे पूछनी होती तो मैं उनको फोन करूं तो अवेलेबल है, सेठी साहब अवेलेबल हैं। तो ये जो आपको एक जम्मू से प्यार और ये मोहब्बत आपको मिलती है, उसके बाद मैं बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना, बड़े सारे लोग कहते हैं जी आप उनके इंटरव्यू करते हो, वो भाई आपके अध्यक्षों को भी हम ढूंढते मिलते ही नहीं। और मैं हम जस्ट टेलिंग वेरी फ्रैंकली, जिनके मिलते हैं उनके हम इंटरव्यू जरूर करते हैं। रविंद्र रैना भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, प्रशंसा करूंगा एक बात में उनकी, और बिल्कुल साफ मतलब साफ लफ्जों में प्रशंसा इस बात को लेकर करूंगा। कभी भी अगर मैंने उनको फोन किया, मैंने हमेशा उन्हें अवेलेबल पाया। भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री सुनील शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे महामंत्री विबोध, नेशनल कॉन्फ्रेंस के रतनलाल गुप्ता, कांग्रेस के रविंदर शर्मा, और अभी जो उनके अध्यक्ष बने हैं विकार रसूल, उसके अलावा झांजेब उनकी पार्टी में, शाहनवाज उनकी पार्टी में, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी में अब्दुल मजीद वानी या सलमान निजामी को तो कभी कभी उससे फोन पे बात होती है, लेकिन मैं कहता हूं कि ये वो लोग हैं जो अवेलेबल हैं। और उनमें सबसे ज्यादा अवेलेबल जो अगर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रविंद्र रैना है तो व्हाट इज द हार्म, आई एम अ न्यूज, मतलब मैं तो स्टोरी टेलर हूं ना। कुछ पार्टीज के वो भी अध्यक्ष होते थे जो पहले कहते थे कि भाई हाँ बिल्कुल आपसे क्यों नहीं बात करेंगे, आपसे इंटरव्यू जरूर करेंगे, और उसके बाद वो बहाना आ जाता था जब इंटरव्यू का टाइम आता था, तो हमें भी समझ आ जाता था कि कोई ना कोई चीज तो है जिससे बच के भाग रहे हैं। और तो लोग हमें सवाल करते कि आप उनसे सवाल क्यों नहीं करते, हम क्या करें, वो सवालों के जवाब देना नहीं चाहते तो क्या सवाल करें। और कई लोग मुझे सर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कई लोग फेसबुक के ऊपर नीचे कमेंट करते हैं बीजेपी का दलाल, आरएसएस का एजेंट, फलाना एजेंट, ये सारे बच्चों को एक बात कहना चाहूंगा कि जब आप नर्सरी क्लास में पढ़ते रहे होंगे ना, या पहली या दूसरी जमात में पढ़ते रहे होंगे, या कहीं छठी में पढ़ते रहे होंगे, तब उस जमाने में मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को कवर किया करता था। पीडीपी और कांग्रेस को मैंने कवर किया हुआ है। जिन नेताओं को आप सिर्फ इतना जानते हैं कि उनका बयान आप अखबार में पढ़ लेते हैं या हमारे जरिए या बाकी चैनलों के जरिए उनकी वीडियोस आप तक पहुंचती हैं, हम उनको बड़ा करीब से जानते हैं, बहुत करीब से जानते हैं हमें। और बदकिस्मती यह है कि एज ए जर्नलिस्ट मुझे सब याद है,
अब मैं क्या कर सकता हूं? अब 2002 से लेकर 2008 तक का जो कालखंड है मुझे सारा याद है। 96 से लेकर 2002 तक क्या हुआ मुझे सब याद है। 90 से लेकर 96 तक जम्मू कश्मीर में क्या हुआ मुझे सब याद है। उससे पहले का थोड़ा बहुत पढ़ा है, जो थोड़ा बहुत हमने पढ़ा, ज्यादा तो नहीं पढ़ा हमने। तो अगर मुझे ये सारी चीजें पता है और मैं आई विटनेस हूं इन सब चीजों का, तो मुझे बताइए कि अब अगर आज मैं उनसे सवाल पूछता हूं या अगर मैं किसी पुरानी चीज को उनको याद कराता हूं पत्रकार के तौर पे, तो क्या गलत करता हूं? भारतीय जनता पार्टी 2014 में आई सत्ता में, इन्हें अभी 8 ही साल हुए सत्ता में आए हुए, और इन 8 सालों में भी जम्मू कश्मीर में 3.5 साल का इनका कालखंड है। और उस 3.5 साल के भी कार्यकाल में खुद आज बीजेपी के नेता मानते हैं, कहते हैं जी कि ताकतवर जो थी वो पूर्व मुख्यमंत्री थी महबूबा मुफ्ती थी, ताकतवर जो थी मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब थे अपने दौर में, अपने वक्त में। तो और उसके बाद दूसरी चीज ये भी मैं बताऊं कि हम इन सब लोगों को भी इंटरव्यूज के लिए कहते हैं। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेताओं को इंटरव्यूज के लिए कहते हैं। हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक प्रवक्ता का इंटरव्यू भी किया, लेकिन अफसोस ये कि जब हम इंटरव्यू कर रहे थे तो उन्हें श्रीनगर में किया। हाँ, श्रीनगर में इंटरव्यू किया। अफसोस इस बात का कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिस्ट्री नहीं पढ़ी है। उन्हें यह पता नहीं था कि इंटरव्यू लेने वाला कौन है। उनको लगा कि सोशल मीडिया के बहुत सारे बच्चे आजकल जर्नलिज्म कर रहे हैं, तो ये भी एक कोई बच्चा है, ठीक है। हालांकि उससे उन्हें मेरा हाव भाव देखकर समझ जाना चाहिए था कि कोई बुजुर्ग आदमी आया है, ठीक है। अच्छा, बुजुर्ग मनना दे अपने आप ही नहीं मनना पाऊंगा। बड़ा अच्छा भाई, ये खुशी की बड़ी गल है कि पहले बारी जिन्होंने पहले ही बता दिया कि मैंने 1990 से 96 का टाइम देखा है, ये वाला टाइम देखा है, उन्होंने तो पहले ही बता दिया ना। नहीं, ऑन रिकॉर्ड कर लें, कुड़ी शैल करी है, ये लाइव चला था। हाँ, अच्छा लाइव चला था, वो बड़ा अच्छा। मैं कहा कैंच नहीं मारे भाई, बहुत अच्छा है। तो आगे उसके बाद जब मैं वहां गया और मैं जानता था कि जो उनकी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं उनकी जानकारी में था सब कुछ। उन्होंने कहा कि भाई ये तो सामने हुई गल। हाँ, देखो अब एक एक्सपीरियंस भी एक चीज होती है। तो जब उनकी पार्टी के बड़े नेता बात करना ही नहीं चाहते, वो अपनी बात सुनाना ही नहीं चाहते, तो हम कहां से उनकी बात किसी को सुनाएंगे? ऐसा तो नहीं उनको लगता कि भाई बड़े तीखे सवाल आ जाएंगे? तीखे सवाल नहीं, देखें आप नेता हैं, आप अगर ताकतवर नेता हैं, आम जनमानस की आप आवाज हैं, तो आप CNN IBN के सवाल लेते हैं, आप बड़े सारे और पोर्टल्स के सवाल लेते हैं, कुछ 4-5 सवाल हमसे भी ले लीजिए, करिए, थोड़ी हिम्मत तो करिए ना। इसमें डरने वाली कौन सी बात है? आप हमसे 4-5 सवाल ले लीजिए, 4-5 सवालों के जवाब तो दीजिए आप। और सबसे कमाल की बात यह है कि जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और अन्य कुछ दल, उनको साफ तौर पर यह लगता है कि सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट है, आने वाले कल में 5G आने वाला और इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वहीं पर जो क्षेत्रीय दल है उनको लगता है सोशल मीडिया पे हमने जाना ही नहीं, या हम करेंगे क्या जाकर? हम तो दिल्ली जाएंगे, टाइम्स वालों को इंटरव्यू देंगे, हम तो दिल्ली जाएंगे, CNN IBN को इंटरव्यू देंगे। सोशल मीडिया में वो देखते हैं ना कि भाई हमारे मतलब के सवाल हमसे कौन पूछेगा, उन्हें 5 मिनट दे देते हैं। हमने मतलब का सवाल पूछना नहीं, हमने पत्रकार के तौर पे आपसे सवाल पूछना है। अब हम एज ए जर्नलिस्ट जो मेरे लिए अवेलेबल है, मैंने आपको बोला कि रविंद्र रैना अवेलेबल है, तो प्रशंसा क्यों ना करूं मैं? ठीक है, देखो जाहिर सी बात, जो मुझे तो अवेलेबिलिटी का मेरा मतलब है कि मेरी खबर है, मुझे सवाल है, आपका जवाब होना चाहिए। और लोग देखना, अब हम यहां से श्रीनगर गए तो बेगम खालदा शाह का बहुत खूबसूरत इंटरव्यू हम लोगों ने किया, डॉक्टर करण सिंह का हम लोगों ने इंटरव्यू किया। लोगों ने नहीं देखा क्या? उन लोगों से जो सवाल हमने पूछे, हमने क्या कोई गलत सवाल पूछे? हमने इतिहास पूछा, उन्होंने जवाब दिया, और जो उन्होंने कहा वो हमने चलाया। अब उसके बाद जब लोग ये कहते हैं कि जनाब आप उससे सवाल क्यों नहीं पूछते, आप इससे सवाल क्यों, आप अपने नेताओं को कहिए तो सही हमारे सवाल लेने के लिए तैयार हो जाएं। अब इसको खत्म करते हैं क्योंकि काफी लंबी डिस्कशन होगी, लेकिन अच्छी बात है कि आप लोगों को भी थोड़ा मालूम चला कि भाई स्ट्रेट लाइन किस तरीके से शुरू हुआ और आज कहां पहुंच गया है। तो ये आप देख सकते हैं। और ये हमारा सिल्वर बटन है, ये दोबारा से YouTube का सिल्वर बटन हमें आज मिला है, और ये 1 लाख सब्सक्राइबर्स, और ये इसी में मैं ऐड करना चाहती हूँ कि भाई हमारे 9,90,000 लोग जो हैं वो फेसबुक के ऊपर हो चुके हैं, केवल 10,000 फॉलोअर्स की कमी है। तो जितने लोग डोगरी प्रेमी हैं, जितने लोग पंजाबी प्रेमी हैं, जितने लोग खबर सुनना चाहते हैं, जितने लोग स्ट्रेट लाइन को पसंद करते हैं और अभी तक फॉलो नहीं किया है, तो फॉलो बटन को दबाएं, अपने दोस्तों से भी दबाएं, अपने फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को, चाचे, हाँ मोहल्ले वाले लोगों को, सबको बोले कि भाई 2 स्ट्रेट लाइन खोलें, तो फेसबुक पे फॉलो कर दें, ताकि जल्द से जल्द जो है हमारे फेसबुक पे भी 1 मिलियन लोग हो जाएं। तो उसका भी शुक्रिया अदा करेंगे फिर हम आपका। तो फिलहाल बस इतना ही। समा हुआ करता, और फोन भी बड़े आवा कर देन, एक बड़े दिग्गज नेता ने इंतजार करा कर देन,
ते असें सभनें गी इजाजत दियो, फ्ही मिलगे तुसें गी। नमस्ते। नमस्ते।